अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। हाज़िर है, यानी ये बात सिर्फ़ इतनी सी है, मैं चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट या बेल आइकॉन को मैं अभी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, जो कि वजह ये है कि मेरे साथ इस वक़्त हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो कवरेज करने में मास्टर आदमी है, अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा ज़हन दिया है, छोटी-सी उम्र में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहा है। इमरान वसीम द ओनली एंड द ओनली वन। माज़रत इसको मेरी बातों शायद ये कहे कि मैं बढ़ा-चढ़ा के बयान कर रहा हूँ, लेकिन हक़ाइक़ बयान करने चाहिए, आपके सामने हक़ाइक़ आने चाहिए। मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ इसको और चूँकि ये और मामला इस तरह का है कि आपको पता होगा रिसेंट जो आज का जो मेन मौज़ू है काज़ी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब के हवाले से डेवलपमेंट फंड का जो आज खुद नोटिस लेना 3 की फरवरी की हियरिंग के हवाले से मैंने बात करनी है और 11 की फरवरी की हियरिंग के हवाले से जो हुआ सारा देखा, हम सब ने मीडिया ने देखा, सबने देखा कि बाकायदा डिस्पोज होना, निपटाना, बाकायदा कोर्ट की हियरिंग के बारे में किसी जज ने डाइसेंट का कहा ही नहीं है, किसी ने एतराज नहीं उठाया और वो सारा का सारा मामला जब जजमेंट सुनाने के बाद, अपना ओपिनियन देने के बाद उठ गए और अगला जो सवाल मैं अपने सामने रखना चाहता हूँ इमरान भाई से। इमरान, मैं आज देख रहा था एक ट्विटर जो मुझे दोस्तों ने शेयर किया और जो फरमाइश की कि आप जो कि कोर्ट में मौजूद थे तो आपकी राय ली जाए। मैं उस ट्विटर की जुबान नहीं पढ़ना चाहता, वो तौहीन अदालत है। मेरी टीम इस पे काम कर रही है, अब सार आलम के खिलाफ तौहीन अदालत के हवाले से वो मामला लेके जाएगी। जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, डूब मरने का मकाम है ऐसे आदमी के लिए जो मीडिया को रेगुलेट करता रहा और जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है। मेरा ज्यादा कंसर्न इस वक्त ये है, वो अल्फाज मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो लेटर में जरूर जो जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब ने रजिस्ट्रार को लिखा, वो जो सवालात उठाए 5-6 सवालात जो उठाए, जो 5 सवाल बेसिकली उन्होंने उठाए हैं और वो मैं पढ़ूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है नाजरीन के लिए। वो आप जवाब में आपको पांचों का जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा भड़कता सवाल है ना, वो आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइज ने इस तरह प्रेसिडेंट पाकिस्तान को खत लिखे थे। वो बाद में उन्होंने कहा कि उनके पास रेफरेंस की कापियां नहीं थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तफसीली फैसले के अंदर वो चीज आ गई कि वो रेफरेंस के मंदरजात पढ़ चुके थे और वो खत भी लीक हुआ। और जिन लोगों ने लीक किया आपके सामने मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरा एक जो भड़कता सवाल है कि ये खत तो प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल है, ये खत लीक कैसे हो गया, बाहर कैसे आ गया? रजिस्ट्रार ऑफिस से मैंने कोशिश की पता करने की, उन्होंने किसी भी हाथ से डिनाई करने की बात की, लेकिन यहाँ क्या हुआ आप बता सकेंगे? आपने सदीक भाई भड़कता हुआ सवाल नहीं, आपने चुभता हुआ सवाल पूछा है। लेकिन चलें, आपने सवाल किया तो इसका जवाब मैं दूँगा, लेकिन डायरेक्टली आवाज नहीं आ रही है आपको। आपको इमरान? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। क्या आप जी, मुझे सुन जवाब पा रहे हैं? आपसे क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं आवाज आ रही है, आप जवाब दें। जी, आवाज आ रही है, आप जवाब दें। जी, अज़हर भाई, आप देखें कि ये जो लेटर है, जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की जानिब से रजिस्ट्रार को लिखा गया है, अगर ये लेटर सिर्फ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ और रजिस्ट्रार के दरमियान होता तो शायद ये मीडिया की ज़ीनत ना बनता, सोशल मीडिया की ज़ीनत ना बनता, क्योंकि ये 2 लोगों के दरमियान रहता। रजिस्ट्रार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो रजिस्ट्रार साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो मीडिया के करीब भी नहीं जाते। बाकी अब सवाल पैदा होता है कि क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की जानिब से लीक किया गया? अगर ये सिर्फ़ दोनों फरीक होते तो फिर ये सवाल पैदा, बल्कि डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट या इसका इंप्रेशन यही जाना था कि शायद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा ने लीक किया। लेकिन क्योंकि या ये जो लेटर है, ये सिर्फ़ 2 लोगों के दरमियान नहीं, बल्कि 35 से 40 लोगों के दरमियान ये लेटर जो है वो तक़सीम हुआ है। जैसे कि 15 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और उसमें 14 दीगर जजेस भी शामिल हैं। उनको भी भेजा गया है, इसका खत की कॉपी भेजी गई है। जब जजेस के पास ये जाएगा लेटर, तो इसका मतलब है कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पास भी जाएगा, उनका जो स्टाफ ऑफिसर है उनके पास भी जाएगा और फिर इसका नोट बनाकर या फाइल बनाकर जो जज होगा, जिस चैम्बर में गया होगा, उनके सामने ये खत रखा गया होगा। तो इस तरह से इसके लीक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। जब आपके हाथ में एक चीज़ है, वो आपकी है, जैसे एक सब सयाने कहते हैं कि जो बात आपने ज़ुबान से नहीं निकाली वो आपकी है, जो अपना राज़ आपने या अपनी ज़ुबान से कोई बात आपने किसी के साथ शेयर कर दी तो वो आपकी नहीं रही, वो आप किसी दूसरे की हो गई। तो इसी तरह से जब वो लेटर निकला, रजिस्ट्रार के ऑफ़िस तक भी पहुँचा, जजेस के चैम्बर तक भी पहुँचा, तो इसके लीक होने के बहुत सारी जगह मौजूद हैं, किसी जगह से भी लीक हो सकता है।
लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉर्नर्स हैं, क्योंकि सहाफ़ी भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी ऐसी खबरों की तलाश में रहते हैं और बाज़ औक़ात उन्हें ऐसी खबरें मिल भी जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसी खबरों को तलाश भी कर लिया जाता है। अब कहाँ से निकली है, कहाँ तक पहुँची है, मैं आपको सिर्फ़ जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, वो बता दी हैं। लेकिन अगर मैं क्लैरिटी के साथ ये सारी चीज़ बता दूँ, तो अज़र सिद्दीक़ साहब, मैंने सुप्रीम कोर्ट में रहना है। मैं कोई डर खौफ़ की वज़ह से ये बात नहीं कह रहा। अगर बस तो जवाब क्लैरिटी के साथ, काफ़ी है। अगर मैं क्लैरिटी के साथ बताऊँ ना, तो हमारी रोज़ी-रोटी पे लात पड़ जाएगी। हमारे जो सोर्सेज़ हैं, वो भी डिस्क्लोज़ हो जाएँगे और उन लोगों को पता चल जाएगा कि हम कहाँ से खबरें हासिल करते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से फिर मुनासिब नहीं होगा कि क्लैरिटी के साथ बात करें, लेकिन मैं मेरे सिर्फ़ ख़्याल एक चीज़ बात करना चाहूँगा। से नहीं, मैं सिर्फ़ एक बात करना चाहूँगा नाज़रीन, जो कि मैं समझता हूँ इस बात को। जब एक जज खत लिखता है, तो वो जज का खत जज के हक होता है, उसका सेक्रेटरी को कोई इख्तियार नहीं है कि उसको खोल सके। ये लिफ़ाफ़े में गया होगा, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन लेकिन सवाल है कि खुदारा हमारे शेख यहाँ जो साहब, कोई भी जिन शेख साहब, हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा, हमें 11 वोट पड़े और जब 11 वोट पड़े तो उसके बाद हमने दोस्तों से पूछा, यार वोट तो हमारे ज़्यादा बनते थे, ये 11 क्यों पड़े? तो 18 लोगों ने हमें जो है ना वो हल्फ उठाने के लिए हमें यकीन दहानी करा दी कि हम हल्फ उठाने के लिए तैयार हैं। हमने ये हमने जो है ना आपको वोट जो है दिया है। अब सुनिए, 11 कैसे मैंने जीते हैं हमें नहीं पता। अब सुने ना, जब ये 30-35 लोगों के हाथों में जाएगा, तो आप किसको पकड़ेंगे? किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएँगे कि किसने लीक किया है? हर बंदा हलफ़ चले देने के लिए तैयार है, नहीं मैं मैंने नहीं वैसे दिया। मुतालबा तो कर सकता हूँ। मैं वैसे मुतालबा तो कर सकता हूँ अपने नाज़रीन, जो कि मुझसे सवाल स्पेसिफ़िक किया, मैं चाहूँगा कि इसके बारे की भी इंक्वायरी होनी चाहिए किसी स्टेज के ऊपर। मैं बिल्कुल अपने मीडिया के दोस्तों पे बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शायद जो मामला जो है ना, बस बहरहाल छोड़ें इस बात को, हम इससे आगे चलते हैं। देखिए, 3 तारीख की भी हियरिंग हुई थी। और ये जो सवाल उठाए गए हैं पाँचों, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इन पाँचों का सवालों का बारी-बारी आप जवाब दे दें। मिसाल के तौर पर ये मुझे भी पता है कि ऑर्डर जो है वेबसाइट पे अवेलेबल था, मैंने भी वेबसाइट से एक्सेस किया, बाकी ने भी किया, ये सारी रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। मैं उनमें नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो कि आप कोर्ट में मौजूद थे, जब कोर्ट उठा, फैसला सुना के गया, जो कुछ चला वो सारा उसी वक़्त चल गया, मीडिया ने चलाया, रिकॉर्ड उठाकर देख लें। तो इस ऑर्डर में कोई बहाम तो है नहीं, जो कोर्ट में अज़र सुनाया गया या बाद में सुनाया गया। आपका सवाल लंबा हो रहा है, लेकिन मैं समझ गया कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि केस जो डिस्पोज़ ऑफ हुआ 11 फरवरी को, शायद ये डिस्पोज़ ऑफ ना होता अगर इस केस को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जाता और जस्टिस काज़ी फ़ायज़ा की जानिब से जो पर्सन स्पेसिफिक रिमार्क्स दिए गए, अगर वो रिमार्क्स ना दिए जाते, एहतियात का दामन ना छोड़ा जाता, तो केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होता। व्हाट्सएप मैसेज की बात की जाती है कि अगर वो व्हाट्सएप मैसेज जस्टिस काज़ी फ़ायज़ा को रिसीव भी हुआ था, कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे, एक खास हल्के के हवाले से, एनएस 65 के हवाले से, अगर वो डॉक्यूमेंट्स जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब मोहतरम हैं, अगर वो अटॉर्नी जनरल को देते हुए, जज साहबान को देते हुए ये कह देते कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे किसी सोर्स ने भेजे हैं, किसी मैसेज से आए हैं, किसी व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मिले हैं, मुझे नहीं मालूम कि किसने भेजे हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा ले लें, इसके मुताबिक तो डेवलपमेंट फंड जो है वो दिए जा रहे हैं, अवाम का पैसा तक़सीम किया जा रहा है। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी का पता करा लें, एक रिपोर्ट दे दें, तो ये मामला खत्म हो जाएगा, तो शायद ये केस डिस्पोज़ ऑफ ना होता। लेकिन जो रिमार्क्स जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब ने दिए, मेरे ख्याल से वो रिमार्क्स जो हैं, शायद वजह बने हैं इस मुकदमे के डिस्पोज़ ऑफ होने के। उन डॉक्यूमेंट्स को जो अटॉर्नी जनरल थे, उनकी जानिब से भी एडमिट नहीं किया गया और जो जवाब आए, वो जवाब भी गालिबन जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा गया है कि इत्मीनान बख्श थे, इसके बाद मज़ीद इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन जवाब के बावजूद भी ये केसेस पेंडिंग रह सकता था, इस केस को चलाया जा सकता था। लेकिन जो सूरत-ए-हाल अदालत में बनी, मेरे ख्याल से शायद इस वजह से ये केस जल्दी डिस्पोज़ ऑफ हो गया। लेकिन बहरहाल हमें भी प्रोसीडिंग कवर करते हुए इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा सब्सटेंस नज़र नहीं आया कि इस केस को प्रोसीड किया जाए। क्योंकि शायद जो तरीकाकार अब बनाया गया है डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से, वो ये है कि पीएसडीपी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड जो हर बजट में मुख्तस किया जाता है, उस बजट में अरकान की जानिब से प्रपोज़ल आती हैं, तरीकाकार के मुताबिक उन प्रपोज़ल को उनका जायज़ा लिया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है, उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वो फंड जो है वो जारी किए जाते हैं और ये मेरे ख्याल में कानून और आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये सब कुछ होता है। अब आखिरी जो बात, अब जो सवालात की पूछ रहे थे,
3 फरवरी को जस्टिस काजी फायजा साहब ने इस केस का नोटिस लिया था। इससे पहले कन्वेंशन सेंटर वाला जो मामला था जिसमें एडवोकेट जनरल पंजाब मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो इवेंट था, एक तकरीब वहां पर इज्तिमा हो रही थी और ज़ाहिर सी बात है आप भी कानून को समझते हैं, एक सियासी पार्टी की तकरीब में एडवोकेट जनरल नहीं होना चाहिए, आप इस बात को एग्री करेंगे। उस मामले पर भी जो नोटिस लिया गया, उसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात केस के फैसला हुआ, 2 समातें हुई, 2 ऑर्डर जारी किए गए, वो हमें सुप्रीम कोर्ट के पीआरओ की जानिब से नहीं दिए गए। वो ऑर्डर जो है वो हुक्मनामे उन दिनों के हमें किसी भी जज के चैम्बर की जानिब से मौसूल नहीं हुए, बल्कि हमने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपनी नजरें टिका रखी थी, जमा रखी थी और इसी इंतजार में कि इस केस का फैसला आएगा, हुक्मनामा आएगा, तो वो डाउनलोड करने के बाद हम रिपोर्ट करेंगे। और ये जो मैंने केस कोट किए हैं, ये जस्टिस काजी फाइज इसाई केस की समाअत कर रहे थे। जैसे अपलोड हुआ, हमने उस केस को, उस फैसले को डाउनलोड करके उसको रिपोर्ट कर दिया। तो इसी तरह से 11 फरवरी की जो समाअत हुई जिसमें इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, इस केस को खत्म कर दिया गया, निपटा दिया गया। तो उस केस की समाअत के बाद भी हम इसी फैसले का या शॉर्ट ऑर्डर जो भी आना था उसका इंतजार करते रहे कि यकीनन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को अपडेट किया जाएगा। आज की समाअत का फैसला या तो आज ही जारी कर दिया जाएगा, नहीं तो हम अगले दिन भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट इसी तरह से खंगालते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। जब फैसला आता है उसे हम जो है वो पब्लिक कर देते हैं, हम उसकी खबर बनाकर अपने टीवी चैनल को दे देते हैं और यूट्यूब चैनल के जरिए अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये सारा इस तरह से सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के चलते हैं। लेकिन गाहे बगाए ऐसा भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट का पीआरओ भी हमें, कोई जजमेंट अनाउंस होती है कोर्ट के अंदर, तो वो जजमेंट भेज देता है या कोई जजमेंट अनाउंस होने जा रही होती है, तो उसका भी हमें 1 से 2 दिन पहले इंटीमेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। लेकिन ये जो मामला है, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिस पे बात कर रहे हैं, इस हवाले से पीआरओ ऑफिस मुकम्मल तौर पे खामोश रहा। हमें किसी किस्म का हुक्म, अपना कोई जजमेंट या ऑर्डर जो है, वो हमें पीआरओ की जानिब से नहीं भेजा गया था। अच्छा, मैं देखिए, मैं अब ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं बड़ा सिंपल सा इस सारे इश्यू को उठाकर देख लूँ। पाकिस्तानी तारीख में सुप्रीम कोर्ट में हमारा भी आना-जाना बड़ा रहा, केसेस भी सारे किए। लेकिन जिस तरह के आज खुद नोटिसेज़ लिए गए हैं पिछले दिनों में, हम पहले देते गए देखते रहे हैं हमेशा कि आज खुद नोटिसेज़ जो हैं वो चीफ जस्टिस लेते हैं और उस सारे मामले को फिर बेंच के सामने लाते रहे हैं। तो लेक जहाँ जो बायस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, चीज़ों को सामने रख के देखें, वो भी नज़र यही आ रहा था कि कहीं न कहीं बहुत, कहीं न कहीं शायद उजलत कह सकते हैं या कई मामलात ऐसे हैं जो फौरी तौर पर ऐसे यानी क्या क्या ज़रूरत थी इन सारे मामले को इस कॉन्टेक्स्ट में देखने में कि कंट्रोवर्सी चली जा रही है। मैं दोनों साइड से कह रहा हूँ, इमरान खान साहब या गवर्नमेंट के हवाले से भी बात कर रहा हूँ और जस्टिस काज़ी फाइज़ और जैसे अब 2-3 आपको ज़िक्र आपने किया है, तो ये मेरे लिए कानून के तालिब-इल्म होने के हवाले से बात, ये हमारा वीलॉग खत्म करने से पहले आप नहीं ये समझते ये भी अनप्रेसिडेंट हो रहा था? देखिए एज़ साहब, जो सोशल मीडिया पर जैसे आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम समझते हैं, हमारे सामने चल रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम विटनेस करते हैं। तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ल साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से जो सो मोटो को कहा जाता है, कोई सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया। वो सो मोटो नहीं थे। बल्दियाती इंतखाबात वाला केस पहले से पेंडिंग है, लेकिन उसमें एक आप कह लें कि एक नए केस की बर्थ हो गई और वो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से है। और मैं तो बल्दियाती इंतखाबात, बल्दियाती हुकूमतों के, लोकल गवर्नमेंट के शुरू से हक में रहा हूँ। चाहे जो भी बेंच बैठा हो, मैं तो चाहता हूँ कि अवाम को उनका ये राइट है, लोकल गवर्नमेंट का मिलना चाहिए। अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर वाले केस में सो मोटो नहीं था, वो नोटिस था। नोटिस लेने के बाद जस्टिस काज़ी फाइज़ा ने वो मामला चीफ जस्टिस को भेजा था कि आप इस पर बेंच बनाकर इस मामले को फर्दर प्रोसीड करें। लेकिन वो बेंच अभी तक हमें हमारे सोर्सेज़ ने नहीं बताया कि वो बेंच बनाया गया है, नहीं बनाया गया। इसी तरह से ये जो मामला है डेवलपमेंट फंड वाला भी, इसमें भी जस्टिस काज़ी फाइज़ा ने पहली समाअत पर यही कहा था कि हमें बता दें कि इसमें कोई ऐसा कोई आइन के खिलाफ या कानून के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। अगर ये तमाम मामला आइन और कानून के मुताबिक होगा, तो हम नहीं चलाएँगे, हम खत्म कर देंगे और अगर कुछ ऐसा हुआ, जो फर्दर प्रोसीड करना हुआ, तो फिर चीफ जस्टिस को भेज देंगे, वो बेंच बना देंगे। ज़ाहिर-सी बात है कि जब सो मोटो में कन्वर्ट करना है, तो फिर बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाना है। अब उस बेंच में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब शामिल होते हैं, नहीं होते। लेकिन इसके साथ-साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब की जानिब से जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया था, उस रेफरेंस के खिलाफ जो आईनी दरखास्त दायर की गई थी,
उसमें वज़ीर आज़म को फ़रीक बनाया गया था डायरेक्टली उनकी जानिब से, और उसके बाद जो नज़र-ए-सानी की दरख़्वास्तें हैं, उसमें भी सारा यही मामला है। तो शायद यहाँ पर एहतियात का दामन जो है वो रखना चाहिए था, संभाल अपना उसका एहतियात करनी चाहिए थी कि डायरेक्टली इन्वॉल्व मामलात में उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। अगर कोई नोटिस लिया भी था, तो शायद उसमें जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं, वो रिमार्क्स देने से गुरेज़ करना चाहिए था। इस किस्म के रिमार्क्स आने से जो फैसले में लिखा गया है कि अनबायस्डनेस या जो इम्पार्शियलिटी है, उस पर बहुत सारे इस पे सवालात उठते हैं और वो सवालात उठ भी रहे हैं। अच्छा, इस पे फिर हम चूँकि टाइम ज़रा शॉर्ट हो गया हमारे पास, लेकिन इस पे बात गुफ्तगू मैंने बहुत कर रहे हैं। इस पे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस को सामने रखें। जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। यानी बुनियादी तौर पर तो जजेस तो अपने फैसलों से बोलते हैं ना। ये और अक्सर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब ये मुख्तलिफ मीडिया से गुफ्तगू ही नहीं करते थे। मैं उन बातों में नहीं अभी जाना चाहता, लेकिन इन 2 इश्यूज़ के ऊपर इंशाअल्लाह मैं दोबारा आपसे इस बारे में वीलॉग करके मैं आपको वक़्त से पहले बताता हूँ कि इन पे हमने चलना है। लेकिन मैं जहाँ तक है ना कि जो कोर्ट के सामने जितने भी मैटर सारे चल रहे थे, उनकी प्रेयर्स और थी। प्रेयर्स को मोल्ड नहीं किया जा सकता। किसी पार्टी ने एतराज नहीं उठाया। कोर्ट को अगर अपने तई लेना है, अपने तई उठाता है मामले को, तो वो आज खुद नोटिस 184(3) के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि यहाँ अगर ये डेवलपमेंट फंड का देखा जाए तो ये सीएमए थी। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आप प्रोग्राम का दी एंड करने लगे हैं, लेकिन जाते-जाते मैं इतना कहूँगा, आप हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में रहें। खुदा का नाम मानिए, आप रिमार्क्स के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन ना दें। इसी से हमारी रोज़ी-रोटी और यूट्यूब चैनल भी चलता है, हमारी नौकरी भी चले, चलती है। हम तो रिमार्क्स चले, कहते हैं, चले, आने चाहिए चले, और चले। पॉजिटिव केस मुतल्लका आने चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, हम ये नहीं कहते कि जजेस जो है वो इस तरह के रिमार्क्स दें, जिस पर एग्ज़ेक्टिव की अथॉरिटी पर कोई हर्फ आए या फिर आइन और कानून से हटके कोई रिमार्क्स दिए जाएँ। लेकिन अगर जज खामोश बैठा रहेगा, केस के हवाले से सवाल नहीं पूछेगा, और बाज़ औक़ात तो आपको भी पता है कि जज साहबान की जानिब से कुछ ऐसे सवाल घुमा-फिरा के पूछे जाते हैं ताकि सच जो है वो सामने लाया जाए। तो ये जो सवालात पूछे जाते हैं, जो एक्चुअली तो ये सवालात ही होते हैं ना, सवाल होते हैं या इस्तफ़सार होता है, जिन्हें हम रिमार्क्स कहते हैं। अगर जज साहबान ये ना पूछें, तो हो सकता है कि जिस मुकदमे की वो समाअत कर रहे हैं, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, किसी जज की बात नहीं कर रहे, तो शायद जो क्लैरिटी वो चाहते होंगे, शायद वो क्लैरिटी उन सवालात पूछने से उस केस में ना आ सके, तो ये ज़रूरी भी है। अच्छा, इसमें अब गुफ्तगू बाद में करेंगे कि जैसे काज़ी फ़ाइज़ साहब जो पहले कहते रहे, बाद में कहते रहे, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। खींचे ना, तो शेख अज़मत सईद साहब जो आपके साथ अदालतों में करते हैं, मैंने वो बता देना। अब तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो तो पता है, वो तो सारी बातें इंशाल्लाह फिर बात होगी जी। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम आपका। नाज़रीन, कोशिश की है कि कुछ चीज़ों को सम अप करने के लिए असल हक़ाइक़ और सच और जो सब कुछ सामने है वो आपके सामने लाना चाहिएगा। इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।